हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब। बात करें रेलवे DFCCIL की, तो जो इसकी रिक्रूटमेंट आई हुई है 2023 की, तो काफ़ी सारे ब्रांचेज़ के लिए आई हुई है। बट यहाँ पे आपका अब की बार CBT फर्स्ट और सेकंड होना है। जैसा कि तो CBT फर्स्ट में कुछ सब्जेक्ट, क्या हर एक ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक ब्रांच के लिए कॉमन है। ठीक है, पहला जो नॉन टेक्निकल आपका होना है उसमें आपका हर एक ब्रांच के लिए एक ही सब्जेक्ट सिलेबस है। तो उसी में से हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे भी आपका एक सिलेबस में है जो कि सबके लिए कॉमन है और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। और वहीं CBT सेकंड की बात करें अगर हम लोग, तो 24 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए। ठीक है, OP एंड BD के लिए, तो वो भी इनको देख सकते हैं। बट अगर अभी हम लोग सेकंड पेपर की ना बात करें तो फर्स्ट पेपर में ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आज से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, अभी उसमें भी काफ़ी सारे पेपर्स रह गए हैं कराने को, वो भी मैं पूरा कराऊंगा। बट आज से हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट पे होगा। धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, एग्जाम आने तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेशन का हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर मतलब ये ग्राउंड से पूछ रहा है, ग्राउंड लेवल से सबसे अधिक ऊंचाई पर बसने वाला स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, घूम रेलवे स्टेशन, ऊटी, शिमला या फिर कालका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है वो आपका है घूम। ठीक है, तो फर्स्ट ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका घूम रेलवे स्टेशन है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ से आपको दृश्य देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे गए हो। एक्चुअली ये है कहाँ पे, तो ये आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और मेन मुद्दे की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो कितनी है, तो 2258 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। राइट, तो ये आपका घूम रेलवे स्टेशन है जो कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसने वाला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको इजी हो या फिर टफ हो, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको सबसे अधिक वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। क्योंकि 2021 का पेपर काफ़ी टफ पूछा था, बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे के दृष्टि से। तो सेकंड जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्टेशन में तीनों गेज हैं, चौड़ा, मीटर और संकीर्ण। तो तीनों गेज यहाँ पे एक्चुअली क्या है, टोटल 4 गेज होते हैं। यहाँ पे तीनों गेज की बात कर रहा है कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और यहाँ पे नैरो गेज। तो ये तीनों गेज किस रेलवे स्टेशन में है, तो लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला या फिर सिलीगुड़ी। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पे आपको तीनों के तीनों गेज देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्रॉड गेज हो, मीटर गेज हो या फिर नैरो गेज हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 4 टाइप के गेज होते हैं आपके, नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज में भी 2 टाइप के आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, एक 610 mm का 2 फीट का और एक 762 mm का। और अगर हम बात करें मीटर गेज की, तो मीटर गेज 1000 mm का होता है और स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो आपका 1435 mm का होता है। ठीक है, और ब्रॉड गेज जो है वो 1676 mm का होता है। तो देखिए आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है आपका स्टैंडर्ड गेज, ये पूरे कंट्री में अगर हम बात करें तो 55% से अधिक हमारा यही स्टैंडर्ड गेज यूज़ होता है। इस वजह से इसका नाम भी स्टैंडर्ड गेज है, जो कि पूरे कंट्री में 55% से अधिक यूज़ होता है। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो अपने इंडिया में कौन सा गेज यूज़ होता है, तो ये 70% से अधिक आप देखोगे तो इंडिया में ब्रॉड गेज यूज़ होता है। ठीक है, जो कि जिसकी जो लेंथ है वो 1676 mm है। इस वजह से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इंडिया में हमारा ब्रॉड गेज ही ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन जो सिलीगुड़ी है रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपको तीनों के तीनों गेज देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्रॉड गेज हो, चाहे वो नैरो गेज हो, चाहे वो मीटर गेज हो। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस समूह के माध्यम से चलती है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर में भी कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोंकण रेलवे आपको ज़रूर याद रखना है कि ये किस समूह के देखिए माध्यम से चलती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या केरल, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो किस समूह से होकर के ये चलती है, तो ये आपका चलता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला से। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अगर मैं बताऊँ जी आपका, तो पहली बात तो ये है कि जो आपका कोंकण रेलवे है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। ठीक है, 760 किलोमीटर। और इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि ये 146 नदियों को, ठीक है, 146 नदियों को पार करता है और 2000 पुलों को, 2000 पुल कुछ कहलाते हैं। ठीक है, तो 2000 पुलों को और 91 टोटल सुरंगों को पार करता है। ठीक है, तो 91 टोटल सुरंगों को ये पार करता है। इस वजह से इसको हम लोग इंजीनियरिंग का चमत्कार भी बोलते हैं। टोटल 91 सुरंग, मतलब आप देख सकते हो कि 146 नदी, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता हुआ ये जाता है। और ये आपका महाराष्ट्र के अगर हम बात करें तो रोहा से
महाराष्ट्र के रोहा से होते हुए ये कर्नाटक के मैंगलोरो तक जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक के मैंगलोरो तक जाता है और 760 किमी टोटल इसकी लेंथ है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट थोड़ा बन जाता है, कोनकर रेलवे स्टेशन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये भी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। रेलवे स्टाफ जो कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है, पुणे, दिल्ली, वडोदरा या फिर कोलकाता। तो ये आपका स्थित है वडोदरा में। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे देखिए आपका जो भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी है, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वो आपका कहाँ पे है, वडोदरा में। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो कहाँ पे है, तो ये पुणे में है। सिविल इंजीनियरिंग का आपको याद रखना है, पुणे में है। और वहीं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये सिकंदराबाद में है। और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों को अगर मिला दें तो ये वाली जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, जमालपुर में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये नासिक में है। और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें तो लखनऊ में है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सिकंदराबाद में है। तो इसको आपको जैसे भी जिस तरीके से याद करना है, ट्रिक बना के याद करो या जैसे भी, ये याद होना चाहिए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर टपकेगा, ठीक है। तो ये आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा, सिविल पुणे, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की बात करें तो जमालपुर, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो नासिक, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिकंदराबाद, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। ये भी मैंने चर्चा किया था आपको कि 3 हेडक्वार्टर, ठीक है, यहाँ पे 3 जोन के हेडक्वार्टर एक ही जगह पे हैं। वो कौन सा हेडक्वार्टर है, कहाँ का है, गुवाहाटी, जबलपुर, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो जो कोलकाता है आपका, ये आपका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता, 3 जोन का ये हेडक्वार्टर है, ठीक है, कोलकाता। कौन कौन से, तो एक तो आपका, एक पहली बात तो ये ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, कोलकाता। तो ये आपका हो गया ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। और ये एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी यहीं पे है कोलकाता में। और अगर हम बात करें तो एक मेट्रो रेलवे, ठीक है, ये भी आपका एक जोन हो चुका है मेट्रो रेलवे। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है, क्योंकि पहली मेट्रो कोलकाता में ही चली थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कोलकाता में ही है। तो जो 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित हैं भारतीय रेलवे को, वो शहर कौन सा है, कोलकाता, राइट। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शताब्दी एक्सप्रेस ने अपनी पहली सेवा किस वर्ष पूर्ण की। तो शताब्दी एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो इसने अपनी पहली सेवा किस वर्ष पूर्ण की थी। काफ़ी सारे ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो जितने भी ईयर हैं मैं ईयर वाइज आपको एक नोट प्रोवाइड कर दूंगा कि किस ईयर में क्या क्या हुआ था, वो आप ज़रूर देख लेना क्योंकि ईयर आपके इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस ने अपनी पहली सेवा किस वर्ष पूर्ण की थी, 1986, 87, 96 या फिर 88 में। तो 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ने अपनी पहली सेवा पूर्ण की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित तेज़ यात्री ट्रेनें हैं, ठीक है। इनको हम लोग जानते हैं इसी वजह से कि ये तेज़ चलती हैं। और ट्रेन की जो पहली सेवा है वो 14 नवंबर 1988 को शुरू की गई थी। 14 नवंबर, ये भी आपको याद रखना है, राइट। ये मेट्रो शहरों को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं। पहली शताब्दी ट्रेन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा पेश की गई थी, ठीक है। तो माधवराव सिंधिया द्वारा ये पेश की गई थी पहली शताब्दी ट्रेन। वे पूर्ण रूप से वातानुकूलित और अन्य ट्रेनों की तुलना में कई अधिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये जितनी भी इसकी बोगियां होती हैं वो एयर कंडीशन होती हैं। और माधवराव सिंधिया के शासनकाल में ये जब ये रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेन को पेश किया था 14 नवंबर 1988, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है। तो अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये भी अभी सपने जैसा है कि मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन आपकी चलनी थी, जो उसका निर्माण होना था, उसका ठेका किस कंपनी को मिला है। तो ऑप्शन है GMR, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट या फिर लार्सन एंड टुब्रो। तो यहाँ पे जिस कंपनी को ठेका मिला था उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो, LNT, ठीक है, LNT। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो LNT का निर्माण देखिए, इकाई LNT कंस्ट्रक्शन के परिवहन बुनियादी ढांचे कारोबार ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL से एक बड़ा अनुबंध हासिल किया है। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना के 87.569 किलोमीटर का निर्माण करेगा, जिसे लोकप्रिय रूप से बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है, राइट। और अगर हम बात करें LNT मेगा कैटेगरी में 7,000 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए ये एक पेपर का कट है, ये आपका लगभग इसी अप्रैल महीने का है कि भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना या बुलेट ट्रेन, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए है, को अगस्त 2026 तक सूरत बिलीमोरा 63 किमी के बीच ट्रायल रन के लिए लक्षित किया गया, ठीक है। तो 2026 तक लक्षित किया गया है कि ये ट्रायल जो आपका होगा सूरत बिलीमोरा से
63 किमी तक, ठीक है, इसके बीच ट्रायल किया जाएगा इसका। और पूरे 508 किमी लंबे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, जिसमें महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर, गुजरात में 352 किलोमीटर शामिल है, राइट। और इस रूट पर बुलेट ट्रेन 2027 तक चालू होने की संभावना है। तो 2027 तक का लक्ष्य है, देखते हैं कि क्या होता है। तो लगभग 2027 आपका आ जाएगा जब आप बुलेट ट्रेन देख पाओगे, वो भी कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। तो ये आपकी उससे रिलेटेड जानकारियाँ रहीं, आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली निजी ट्रेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित की गई थी। तो भारत की जो पहली निजी ट्रेन थी वो किसके द्वारा संचालित की गई थी। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, या फिर IRCTC, या फिर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। तो प्राइवेट निजी ट्रेन है तो प्राइवेट कंपनी ही संचालित करेगी इसको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, IRCTC, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। कौन सी प्राइवेट ट्रेन थी वो आपकी, तो आपको ही पता होगा कि भारत की जो पहली निजी ट्रेन है वो कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 4 अक्टूबर 2019 को इसका उद्घाटन हुआ है और यह लखनऊ और नई दिल्ली मार्ग पर चलती है, राइट। यह IRCTC द्वारा संचालित की जाती है। IRCTC का मतलब क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, राइट। इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसी के थ्रू आप अपना टिकट भी बुक करते हो, आप जानते हो कि इसको। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 सितंबर 1999 को हुई थी, ठीक है। IRCTC की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। IRCTC की स्थापना 1999, ये आपको याद रखना है क्योंकि ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, कौन कौन से, खान पान, पर्यटन, अतिथि सेवाएं और ऑनलाइन टिकट, ठीक है। तो ऑनलाइन टिकट आप इसी से करते हो, IRCTC ऐप से ही। तो IRCTC जो प्राइवेट कंपनी है, इसने भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिया, राइट, 4 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में किस जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। तो आपको भी पता है कि नाम बदलने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो मुगलसराय, पेडापल्ली जंक्शन, या फिर जोलारपेटाई, ठीक है, जोलारपेटाई जंक्शन आपका है। और यहाँ पे यशवंतपुर जंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा जंक्शन है जिसका नाम बदल दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम कर दिया गया, तो मुगलसराय जंक्शन का, ठीक है। मुगलसराय जंक्शन जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चंदौली ज़िले से लगता है ये। तो मुगलसराय जो जंक्शन है इसका नाम बदल के रख दिया गया आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, DDU, ठीक है। इसका जो कोड है वो DDU है। उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित मुगलसराय रेलवे जंक्शन, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया, DDU, ठीक है, DDU। और यहाँ पे यह एशिया का देखिए सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। अगर हम बात करें मार्शलिंग यार्ड की, तो सबसे जो बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है वो कहाँ पे है, तो DDU, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब आपसे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बताओगे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो इसका यार्ड है, जिसको मतलब हम लोग आंगन बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें रुक सकती हैं, ठीक है। यहाँ के जो यार्ड हैं, इस यार्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेनें रुक सकती हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें कि जो दीनदयाल उपाध्याय है, फरवरी 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे फिर क्या पड़ा था यहाँ पे, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। और यह पूर्व मध्य रेलवे ECR द्वारा संचालित होता है, ठीक है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो हाजीपुर में है, ठीक है, बिहार में। तो हाजीपुर में हेडक्वार्टर इसका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से नाम है जिनका नाम बदल दिया गया, तो आप जानते हो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो जो वहाँ का जंक्शन है उसका भी नाम प्रयागराज जंक्शन हो गया। और मडुआडी रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी में है, आपको पता होगा, तो ये जो मडुआडी रेलवे स्टेशन है इसका भी नाम बदल दिया गया, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुगलसराय जो जंक्शन है इसका तो नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। और इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन जो है उसका भी नाम प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन के नाम है जिनका नाम बदल दिया गया और सारे के सारे यूपी में आते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो मेट्रो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय, मैंने पहले ही बताया कि जो मेट्रो रेलवे है उसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोलकाता में। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेट्रो रेलवे की, तो कोलकाता मेट्रो का मालिक और संचालक है, जो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है। 29 दिसंबर 2010 को यह रेल मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय रेल का 17वां क्षेत्र बन गया, ठीक है। अगर हम जोन वाइज बात करेंगे तो टोटल जोन कितने हैं, 18 है। और जो 17वां जोन हमारा था 17th जोन, जिसमें मेट्रो को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है, मेट्रो को। तो टोटल अभी हमारे 18 जोन हैं। यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन है, आप कोंकण रेलवे को अगर लोगे, ठीक है, कोंकण रेलवे जोन को, तो टोटल 19 हो जाएंगे, अदरवाइज 18 ही हैं। तो जैसा आपको ऑप्शंस दे, अगर 19 देता है तो 19 मारिए, अदरवाइज 18 ही आपके जोन करेक्ट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यह मेट्रो कर्मचारियों की स्थिति को बढ़ाने के लिए किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री उस टाइम की कौन थी जब मेट्रो शुरुआत हुआ था, तो ममता बनर्जी ने मेट्रो रेलवे के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मुंबई डैश और डैश रेलवे का मुख्यालय है, तो ये कहाँ और कहाँ का रेलवे मुख्यालय है। जैसे कोलकाता था वो आपका 3-3 जगह का हेडक्वार्टर था, वैसे ही जो मुंबई है वो भी 2-2 जगह का हेडक्वार्टर है। कहाँ कहाँ का, तो देखिए मैंने जितने भी जोन्स हैं रेलवे के वो सब मैंने आपको एक वीडियो में अलग से करा दिया है, तो आप उस वीडियो के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है, उसको आप देख करके बता सकते हो। मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए अगर हम बात करें सेंट्रल रेलवे जोन, जो कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। एक तो ये हो गया, और ये देखिए आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो वेस्ट साइड में आप देखोगे तो जो मुख्यालय है उसको वेस्ट में कहीं पे होना चाहिए था, जैसे गुजरात इधर है, बट गुजरात में ना होकर के जो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है वो भी मुंबई में है। तो 2-2 जगह का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, एक तो वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है, और एक सेंट्रल रेलवे का CR का। तो मध्य और पश्चिमी रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है, मध्य और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पश्चिमी रेलवे उसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के चर्च गेट स्टेशन में है, ठीक है। चर्च गेट आपको ये याद रखना है कि मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पे है। और अगर बात करें मध्य रेलवे का मुख्यालय तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है, राइट, यहाँ पे उसका मुख्यालय है। और बात करें देखिए 2019 में गुजरात के 11 सांसदों ने पश्चिमी रेलवे मुख्यालय को मुंबई से अहमदाबाद ट्रांसफ़र करने का वो मांग किया था, ठीक है, गुजरात में। बट जो वहाँ के क्या पूरे भारत के जो तत्कालीन रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने उनकी मांगों को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था उस टाइम। तो 2019 में ऐसा डिमांड हुआ था कि इसको गुजरात में ट्रांसफ़र किया जाए अहमदाबाद में, बट सुरेश प्रभु जी ने उनके मांगों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अगला क्वेश्चन कि भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव किस वर्ष बनाया गया था। तो भारत के लिए जो पहला रेलवे प्रस्ताव है वो किस वर्ष बनाया गया था, 30, 31, 32 या 33, 1830 या 31, 32, 33। तो यहाँ पे जो पहला रेलवे प्रस्ताव था वो 1832 में बनाया गया था। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था, ठीक है। और देश की जो पहली रेल थी वो रेड हिल रेलवे थी, और ये 1837 में रेड हिल्स से मद्रास के चिंताद्रिपेट पुल तक चली थी। आप कहोगे फिर ये जो बॉम्बे टू थाड़े चली थी 16 अप्रैल 1853 को, वो कौन सी फिर ट्रेन है। तो पहली जो रेल थी वो ये थी, लेकिन ये जो पहली रेल थी यात्री रेल थी, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन थी, जो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाड़े तक चली थी। तो ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी। और ये जो रेड हिल रेलवे है ये आपकी एक मालगाड़ी थी, ठीक है। ये कुछ आपके स्टोन्स, उसमें कुछ एक स्टोन्स टाइप से था, आयरन स्टोन, ठीक है, आयरन स्टोन करके एक मटेरियल था, उसको लेकर के गई थी ये जो रेड हिल रेलवे थी, ठीक है। तो ये आपकी देश की पहली रेल थी जो कि रेड हिल्स से मद्रास के चिंताद्रिपेट पुल तक चली थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस रेल की जो घुर्डी भाप इंजन लोकोमोटिव ये विलियम एवरी द्वारा निर्मित किया गया था, राइट। और रेल का निर्माण आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था। मद्रास में सड़क निर्माण कार्य के लिए मखराला लेटराइट पत्थर के परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जैसे मैंने बताया आपको कि आयरन स्टोन करके नाम था उसका। तो ये कुछ इससे रिलेटेड जानकारियाँ रही। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है। तो यहाँ पे जो वंदे भारत आपकी ट्रेन है, एक्सप्रेस है, जो लॉन्च हुई है मेक इन इंडिया पहल के तहत, उसकी अधिकतम गति कितनी है। तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 या 250। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा अब तक इसकी अधिकतम स्पीड देखी गई है, ठीक है। 180 किमी प्रति घंटा पे इसका ट्रायल किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये एक भारतीय हाई स्पीड इंटरसिटी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, ठीक है, हाई स्पीड इंटरसिटी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। इसे 18 महीने की अवधि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत पेरम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा डिजाइन और बनाया गया था, ठीक है। परीक्षण के दौरान इसे 180 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त की। वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों के रेलवे ट्रैक की गति सीमा के कारण वास्तविक शीर्ष गति 130 किमी घंटा तक सीमित है, ठीक है। वैसे भी आप जानते होंगे कि ये दो बार मतलब कई बार, दो बार मैं कह रहा हूँ, कई बार ये टक्कर भी खा चुकी है। जो जानवर रेलवे ट्रैक पे घूम रहे होते हैं और उसका आगे का हिस्सा भी टूट चुका है, ठीक है। तो वंदे भारत में देखिए टोटल 16 डिब्बों वाली वातानुकूलित चेयर कार सेवा है, ठीक है। और यह एक इंजन रहित स्वचालित ट्रेन है जो तेज़, त्वरण और मंदी की अनुमति देता है, राइट। और वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार और गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन चलती है और नई दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो वाराणसी और नई दिल्ली के बीच ये चलती है और 8 घंटे में ये दूरी को तय करती है, और सोमवार और गुरुवार को छोड़ करके 5 दिन चलती है, राइट। तो ये सब जानकारियाँ हैं वंदे भारत से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से गुलाबी रंग के हिस्से वाले SLR कोचों को संचालन में लगाया गया था।
तो ये किसके द्वारा लगाया गया था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो आपके सामने है, दक्षिण रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व तट रेलवे या फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे या फिर उत्तर रेलवे। तो देखिए यहाँ पे जोन्स जो हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इससे अच्छे अच्छे आपको नाम को लिखने में या फिर सुनने में या फिर कहने में आसानी होगी। इस वजह से मैं कहूँगा कि इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखें। हिंदी मतलब आप इंग्लिश में याद रखें, हिंदी में तो वैसे भी आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउदर्न रेलवे है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे है जो कि 19th हमारा रेलवे, सॉरी 18th, ये हमारा 18th रेलवे जोन है, ठीक है, सबसे न्यूएस्ट, ठीक है, 18th रेलवे जोन है। तो ये हमारा साउथ कोस्ट रेलवे हो गया, और ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है, और ये आपका नॉर्दर्न रेलवे। तो इनमें से पूछ रहा है कि महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से गुलाबी रंग के हिस्से वाले SLR कोचों को संचालन में लाया गया था। तो कौन से रेलवे जोन के द्वारा ये लाया गया था, तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मतलब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के थ्रू लाया गया था, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। यहाँ पे हम बात करें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को उम्मीद है कि यह नई पहल महिला यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। यह विशेष रंग महिला यात्रियों को व्यस्त समय के दौरान भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से कोच की पहचान करने में मदद करेगा, ठीक है। जैसे काफ़ी भीड़ हो जाती है और अपना कोच ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है, तो अगर कोई महिला इसमें सफ़र करना चाहती है तो उसके लिए ये रिज़र्व होता है, और इसमें अपना टिकट बुक करके इसको ये बोगी खोजना नहीं पड़ेगा, वो गुलाबी रंग का अलग से दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रेनों में कोच की प्रकृति के आधार पर महिला यात्रियों के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर रेलवे स्टेशन है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, अब उस पर चर्चा चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन है ही नहीं जो कि इसको कनेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे मात्र एक NH10 आपका रोड है, जो एकमात्र रोड है, ठीक है, जो कि अदर यहाँ पे स्टेट को कनेक्ट करता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक है ही नहीं। अभी इस पर बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रपोजल वगैरह हो गया है, यहाँ भी अब धीरे धीरे रेलवे नेटवर्क जुड़ेगा, बट अभी तक तो यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। 2023 तक का यही अपडेट है, राइट। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे बड़ा बात करें जो रेलवे रूट है वो यूपी का है, बड़ा राज्य है तो बड़ा यहाँ पे रूट भी है। 2021 तक की जानकारी के अनुसार यहाँ पे 8,726 किलोमीटर तक का काम हो चुका है, ठीक है। 8,726 किलोमीटर टोटल इसका रूट लेंथ है, जो कि पूरे भारत का 13.6% है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो पूरे भारत का 13.6% जो रेलवे रूट है वो तो यूपी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइनों को निम्नलिखित में से किस नंबर में एकीकृत कर दिया। तो यहाँ पे 2021 तक देखिए, उसके पहले मार्च 2021 के पहले ये 182 चलता था, ठीक है, 182 करके चलता था रेलवे हेल्पलाइन नंबर। लेकिन अब जितने भी हेल्पलाइन नंबर है उन सबको एक ही में मिला करके 139 पे कर दिया गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर आपको रेलवे हेल्पलाइन चाहिए तो आप सीधा 139 पे कॉल करो, कोई भी आपको कोई भी समस्या है तो आप 139 पे कॉल कर सकते हो। हालांकि वो भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दे, लेकिन ये आपका सार्वजनिक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप 139 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कहाँ खोला गया था। तो सबसे बड़ी बात कि जो पहला भूमिगत रेलवे है वो कब खोला गया था, तो 1984, ये आपको एकदम याद रखना है, 1984 में। और ये कहाँ खोला गया था, तो भूमिगत रेलवे का मतलब आप समझ जाओ कि ये मेट्रो रेलवे की बात कर रहा है। तो मेट्रो रेलवे मैंने पहले ही बताया कि पहला मेट्रो रेलवे कहाँ चला था, कोलकाता में। तो कोलकाता इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कोलकाता में खोला गया था, राइट। यहाँ पे कोलकाता देखिए भारत की पहली भूमिगत मेट्रो है। यह दक्षिणेश्वर से गरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। कुल लंबाई इसकी 31.365 किलोमीटर है, और जिसमें 26 स्टेशन और 15 किलोमीटर भूमिगत खंड हैं। टॉलीगंज कॉरिडोर को पहली बार कार्यान्वयन के लिए चुना गया था और 29 दिसंबर 1972 को काम शुरू हुआ था। भारत में पहली मेट्रो लाइन 24 अक्टूबर 1984 को बनकर तैयार हुई थी, ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो लाइन 24 अक्टूबर 1984 को बनकर तैयार हुई थी। अंतिम चरण 23 फरवरी 2021 को नोआपाड़ा के दक्षिणेश्वर 4.139 किलोमीटर तक वाणिज्य संचालन के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यात्री ट्रेन को IMS इंटीग्रल मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है किस ट्रेन को, इंदौर दुरंतो या फिर भोपाल एक्सप्रेस या फिर भोपाल शताब्दी या फिर मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति। तो किस ट्रेन को प्राप्त हुआ है, तो भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, भोपाल एक्सप्रेस को IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय रेलवे में जो भोपाल एक्सप्रेस है, हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल को
एक IMS एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र मिला है। प्रमाणन एजेंसी ए मार्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, जो यहाँ के प्रबंधक थे मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे के, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के शैलेंद्र कुमार सिंह को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे में पहली बार किसी पैसेंजर ट्रेन को IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मिला है। तो ट्रेन के देखिए विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूलन, संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा को देखते हुए यह प्रमाण पत्र दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी आप देखें, इसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन, पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रमाणन शामिल है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। तो अनरिजर्व ट्रेन की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सी, वो भी सुपर फास्ट है। यही इसकी खासियत है कि एक तो यहाँ पे आपको जनरल टिकट देखने को मिलेगा और दूसरा कि ये सुपर फास्ट भी है। तो कौन सी ऐसी ट्रेन है जो कि एक तो अनरिजर्व्ड है और सुपर फास्ट भी है? अंत्योदय, हमसफ़र, गरीब रथ या फिर सुविधा एक्सप्रेस। तो अंत्योदय एक्सप्रेस आपकी एक ऐसी ट्रेन है जो कि जिसमें आप जनरल बोगीज देखोगे, जितने होंगे सारे के सारे जनरल बोगी होंगे, और ये सुपर फास्ट ट्रेन भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जितने बोगीज दिख रहे हैं सब जनरल बोगीज़ हैं और ये सुपर फास्ट ट्रेन है। तो आप इससे सफ़र तय कर सकते हो जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको स्लीपर में चढ़ना है, AC में चढ़ना है। यहाँ पे सारे के सारे बोगी आपको यहाँ पे सारे के सारे बोगी आपको जनरल कैटेगरी के ही दिखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, UTS अनारक्षित टिकट प्रणाली। ठीक है, एक मोबाइल ऐप है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि एक मोबाइल ऐप है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें CDAC, IRCTC, क्रिस यहाँ पे है मतलब CRIS। ठीक है, CRIS और इन्फोसिस। तो कौन सी कंपनी ने इसको विकसित किया है? तो क्रिस। ठीक है, CRIS इस कंपनी ने इसको विकसित किया है। इसका जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये अनारक्षित टिकट प्रणाली UTS, ठीक है, ये एक मोबाइल ऐप है, इसको इसने विकसित किया है। इससे क्या काम होता है? इससे एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको रेलवे स्टेशन पर जाने में जैसे बहुत लेट हो रहा है और आप अभी पहुँचे नहीं हो, ट्रेन आपकी बहुत जल्दी, केवल 5-10 मिनट और बचे हैं, तो आप रास्ते में ही क्या कर सकते हो, इससे अपना जनरल टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरल टिकट के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, तो इससे आप जनरल टिकट बुक कर सकते हो। और अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हो तो आप इससे अपना प्लेटफॉर्म टिकट भी, ठीक है, तो इससे आप अपना प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हो। तो ये इसमें सुविधा मिलती है UTS ऐप में। तो इसको किसने विकसित किया है? क्रिस, CRIS। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो 20-20 क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। तो ठीक है, फिर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, ठीक लगा होगा तो लाइक करिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।